हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में हम बैंकों का वर्गीकरण बैंकों का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्राचीन काल में बैंक देखे थे और मुगल काल वगैरह में देखे थे, और स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी हमने बैंकों का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ आपको आईएमपी चीज़ें नोट करने की बोला था, जो मैंने कल आपको रिवाइज़ करवा दी थी। तो आई होप आपने नोट भी कर ली होगी इनको अच्छे से, और नोट्स भी आप प्रॉपर मेरे साथ साथ बना रहे होंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज की हम क्लास शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको और कुछ कॉन्सेप्चुअली चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि ये सारी चीज़ें मैंने बोला था आपसे कि आप नोट्स बना लेना, एक बार पढ़ लेना। वैसे भी इसमें समझाने लायक कोई चीज़ें नहीं है। बैंकों का वर्गीकरण आएगा ना, उसमें आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो नहीं तो उसमें भी आपको लिखना ही है। ठीक है। तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद को याद करना पड़ेगा। मेरा काम है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, आपको समझा दूँगी, आपको एक्सप्लेन कर दूँगी एक बार। उसके बाद आपको खुद को लिखना होगा। ठीक है। तो आज हम ज़्यादा बात चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास में। ठीक है। तो यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट क्या है, विश्व के 3 सबसे बड़े बैंक, तो जो कि बाज़ार में शीर्ष के शेयर की कीमत के आधार पर है। ठीक है। अपडेट अब ये ऐसा नहीं है कि आज ये है तो आज कल भी यही रहेंगे, मतलब 2024 नवंबर 2024 का डाटा है। तो अभी जब नवंबर 2025 आएगा तो आपको फिर से इसको अपडेट करना पड़ेगा। ये आपको साइट पे मिल जाएगा, जैसे कि आरबीआई की साइट पे या किसी भी बैंकिंग की गवर्नमेंट साइट पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। आराम से गूगल करके देख लेना। तो ये काफ़ी बदलते रहते हैं। जैसे कि बाजार में शेयर की कीमत, मतलब कि कौन से बैंक की शेयर की कीमत सबसे ज़्यादा है, इसके आधार पर बैंकों 3 सबसे बड़े बैंक कौन कौन से हैं। तो जेपी मॉर्गन चेस अमेरिका का है, 504.7 बिलियन डॉलर इसके शेयर की कीमत है। 50,400 करोड़ रुपए करोड़ डॉलर इसके शेयर की कीमत है। उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका, जिसकी 26,900 करोड़ डॉलर इसके शेयर की कीमत है। और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड है, तो इसकी 24,900 करोड़ डॉलर रुपए इसकी शेयर की कीमत है। मतलब बाजार में इनके शेयर की कीमत के आधार पर विश्व के 3 सबसे बड़े बैंक हैं, जिसमें से 2 तो ऊपर वाले अमेरिका के और तीसरा कौन सा, चाइना का है। ठीक है। अब आता है मेडिसी बैंक, विश्व का सबसे पुराना और पहला बैंक। इसकी स्थापना 1397 में जियोवन्नी मेडिसी ने की थी। अब देखो, जहाँ पे मेडिसी बैंक की स्थापना पहले हो चुकी थी, वहाँ पे हमारे देश में क्या चल रहा था, प्राचीन काल, इतिहास, मुगल काल, मुगल काल से पहले राजा महाराजा, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और यहाँ पे देखो बैंकों की शुरुआत हो चुकी थी। और हमने कब जाके स्वतंत्रता की बात आके, मतलब कुछ या फिर अंग्रेजों के काल में आके 1800 शताब्दी से हमने बैंकों की स्थापना शुरू की। और यहाँ पे 1397 ईस्वी में, मतलब, और हम बोलते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है। और चलो ठीक है, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, फिर भी कुछ तो अच्छा किया। तो ये मेडिसी बैंक विश्व का सबसे पुराना बैंक है, सबसे पहला बैंक था, जो 1397 में जियोवन्नी मेडिसी ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है। यह बैंक अभी भी अस्तित्व में, और इटली का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। इटली में स्थापित बैंक है। इटली ने ये तरक्की हासिल कर दी थी 1397 में। ठीक है। और बैंक जो है ना, ये अभी भी है, अभी भी चलता है, और इटली का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सबसे बड़ा निजी बैंक है एचडीएफसी बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक, शेयर कीमत के आधार पर, पैसों के आधार पर, कि मतलब कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है, तो जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, एसबीआई, वो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। और जो प्राइवेट बैंक है उसमें एचडीएफसी, आपको पता चला होगा पहली बार कि एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, और स्टेट बैंक जो है ना वो गवर्नमेंट बैंक है। ठीक है। तो और भारत का, लेकिन संपत्ति के आधार पर, शेयर के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बैंक हमारा एचडीएफसी बैंक होता है। ठीक है। पैसों के आधार पर एसबीआई जो होता है ना, संपत्ति या शाखाओं के आधार पर सबसे बड़ा बैंक है, मतलब इसकी ब्रांचेस ज़्यादा है, एसबीआई की ब्रांचेस ज़्यादा है। और एचडीएफसी बैंक होता है ना, उसकी शेयर की कीमत ज़्यादा है, पर उसके अंदर पैसे ज़्यादा है। तो उसके आधार पर एचडीएफसी सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन संपत्ति या फिर उसकी शाखाओं के आधार पर एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, भारत में। ठीक है। अब टॉप बैंक इन वर्ल्ड ऑफ 2025 अपडेट लिस्ट विथ गूगल, आपको अपडेट करना पड़ेगा टॉप बैंक 2025 के नवंबर दिसंबर में सूची आ जाएगी, जिसमें आपको देखना होगा, क्योंकि आपको 2026 की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अभी मैं 2024 का डाटा लाती तो वो फिर मॉडिफाई करना पड़ता आपको, तो आपको इसको 2025 मतलब कि 2025 के हिसाब से, 26 के एग्ज़ाम के हिसाब से आपको फिर से इसको देखना पड़ेगा। गूगल पे जाके आप गूगल कर लेना, आपको अच्छे से आराम से। तो लास्ट एग्ज़ाम टाइम में जब करो ना, तो आप इसको लिख देना, मतलब कि आपको याद रखना है आपको, कि आपको अपडेट करना है। और हमें टॉप बैंक देखने हैं, वर्ल्ड के, दुनिया के टॉप बैंक देखने हैं कि कौन से कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है। पहले तो हमारे एचडीएफसी बैंक का नंबर था, टॉप 10 में था, लेकिन अब तो कहीं से कहीं तक 50 नंबर तक किसी का कोई मतलब ही नहीं है। 48-49 नंबर पे शायद आईसीआईसी बैंक है, पता नहीं 2024 की सूची में, पर मैंने इतना देखा नहीं है, फिर भी आप देख लेना एक बार। और 2000 पर मेरा मानना है कि अभी से पुराना डाटा देख के कुछ मत करिए, और नया डाटा है उस तरह से आप उस टाइम में उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है।
ठीक है। तो टॉप 10 बैंक में तो अभी इंडिया का कोई बैंक नहीं है, टॉप 10 छोड़ के टॉप 30 टॉप 40 तक कोई बैंक नहीं है। 50 के अंतर्गत अंदर आता है एक बैंक आता है, ठीक है, हम देख लेना उसको, ठीक है। तो ये आज हमारा थोड़े से और कॉन्सेप्चुअल नोट्स बचे थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। तो अब हम बैंकों का वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। बैंकों का वर्गीकरण में हम स्टार्ट करते हैं। तो बैंकों का वर्गीकरण मतलब बैंक का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई जो होते हैं ना, इन्हें वर्गीकृत करती है। इसमें पहला होता है गैर अनुसूचित बैंक। ये ऐसे बैंक होते हैं जिन पे आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये आरबीआई के एक्ट का पालन नहीं करते, ना कोई नियमों का पालन करते, ना सीआरआर को आरबीआई के अंतर्गत जमा करते। ये जैसे कि एसएलआर की तरह सीआरआर को अपने पास ही रखते हैं गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। और ये सारे मतलब कि आरबीआई के रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, तो वो है गैर अनुसूचित बैंक मतलब, ठीक है। तो ये बैंकों का वर्गीकरण जो कि आरबीआई ने किया। और अनुसूचित बैंक भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं कमर्शियल बैंक, और एक होते हैं सहकारी बैंक जो कि होते हैं वाणिज्यिक बैंक कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, और सहकारी बैंक जो कि कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। तो हम पहले वाणिज्यिक बैंक देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक मतलब कि जहाँ गवर्नमेंट की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे। निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक मतलब कि जो वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं वो उसको स्टार्ट करते हैं, जो देसी लोग होते हैं। निजी क्षेत्र की विदेशी वाणिज्यिक बैंक मतलब कि विदेशी लोगों ने जिनको स्टार्ट किया उनका शेयर होल्डर ज़्यादा होता है। लघु वित्तीय बैंक मतलब कि जो छोटे छोटे लोन देते हैं, वित्तीय बैंक होते हैं, ठीक है। पेमेंट बैंक जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जिनका कोई फिजिकल शाखा नहीं होती, ठीक है। आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपको पता है, रीजनल रूरल बैंक जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खोले गए थे, जो कि थोड़े टाइम पहले ही खोले थे और ज़्यादा बाकी बहुत अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये इनका कोऑपरेटिव बैंकों का आपने वर्गीकरण किया, ठीक है। तो इसमें कितने प्रकार के? 6 प्रकार के हैं वाणिज्यिक बैंक हमारे, ठीक है। अनुसूचित बैंक में जो वाणिज्यिक बैंक है वो 6 प्रकार के वाणिज्यिक बैंक है। एक तो गवर्नमेंट के बैंक है, कोई निजी क्षेत्र के जो देसी लोगों ने खोले, कोई विदेशी लोगों ने खोले, और जो छोटे छोटे लघु वित्तीय बैंक नॉर्मली छोटी छोटी शाखाएँ होती है वो। और पेमेंट बैंक मतलब जिनकी कोई फिजिकल शाखा नहीं होती, केवल मोबाइल के अंतर्गत होते हैं, और होते हैं आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। अब आते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक होते हैं दो तरह के, शहरी सहकारी बैंक जैसे बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और होते हैं ग्रामीण सहकारी बैंक जैसे बोलते हैं हम रूरल कोऑपरेटिव बैंक। सॉरी, ये कोऑपरेटिव सहकारी होता है, कॉर्पोरेट ये होता है कमर्शियल, ठीक है। तो कोऑपरेटिव मतलब तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक, शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक, ठीक है। तो इसमें भी जो शहरी सहकारी बैंक होते हैं वो एक तरह से एक ही स्तर पर कार्य करते हैं, लेकिन ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो अल्पकालिक लोन देने वाले होते हैं, और जो बोलते हैं स्मॉल लोन प्रोवाइड करते हैं हमको, और जो दीर्घकालिक लोन प्रोवाइड करते हैं वो अलग चीज़ है ना। तो इसमें जो अल्पकालिक वाले होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक स्टेट लेवल पे होते हैं, एक सेंटर जो कि जिला लेवल पे होते हैं, और जो कि ग्रामीण क्षेत्र सेक्टर पे होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह में जो प्राइमरी सेक्टर पे होते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। यहाँ पे सेंट्रल का मतलब यहाँ पे जिले से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह का डी का यूज़ नहीं करके सी का यूज़ करते हैं, सी भी। उसके बाद उसके ऊपर सबसे ऊपर पे होते हैं स्टेट लेवल पे होते हैं वो सारे बैंक, जो इनका नियंत्रण ये करते, इनका नियंत्रण ये करते, ठीक है। इनको हम काफ़ी डिटेल में आराम से इनको अच्छे से समझेंगे हम। तो ये बैंकों का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से इसी तरह से मेंशन करके लिख देना इसको, इन सबको। गैर अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक, इनमें से जो वाणिज्यिक और सरकारी बैंक है इनको, और इनके जितने भी ये सब फोल्डर है, इन सबको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आप अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना नोट से साथ साथ प्रिपेयर करिए, और कल की क्लास भी बहुत मज़ेदार होगी, क्योंकि हम उसमें बैंकों का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नोट्स बनाते रहिए, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ठीक है। बाय।